सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निगम में। साथियों, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए और आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे थे सर जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि परसेंटेज है उनको पढ़ा दो। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड टेस्ट, पहले आपको ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। जैसे पता है आपको कि 14 और 15 तारीख में आपका एग्जाम है। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का कुछ थोड़ा सा बेसिक जानेंगे बहुत जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने कहा कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है, जैसे कि लिखा हुआ है 20%। तो परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 20/100 है ना। हाँ, 20 से इसको भाग कर देंगे एक बार, 20 से इसको भाग कर देंगे 5 बार, तो यह जाएगा 1/5। ये पता है। और अगर फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये चीज। और एक दूसरी चीज है, जैसे कि मान लो एक ही वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है मान लो 250। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जाए, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो किसका पूछा है, बी का। तो जिससे या जिसका कहेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो बी का पूछा तो बी को नीचे लिखेंगे, कितना लिख दिया 250। और जिसके बारे में कहा उसको ऊपर लिख दो ए को, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। 25 8 200 8 2 80, कितना परसेंटेज हुआ, 80%। ठीक है, अगर यहां आपसे उल्टा पूछता, यहां पूछता कि बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, ठीक है, तो हम किसको नीचे लिखते, ए को नीचे लिखते। तो ए आ जाता नीचे 200 और बी ऊपर आ जाता 250, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो 250/2 कितना हो जाएगा, 125%। समझ आया। अच्छा, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है, बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे पूछा है, बी से, तो हम बी को नीचे लिखेंगे। और बी कितना है 250। अब आप मुझे बताओ, इसने पूछा है ए बी से कितना परसेंट कम है, तो क्या ए से कम है, कितना कम है, 50 कम है, तो ऊपर लिख दो। कम या ज्यादा की कंडीशन में घटाकर ही लिखेंगे ऊपर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 50 से 5 बार और 100/5 कितना आ जाएगा, 20% बताइए, समझ आया। और अगर हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना, अगर यहाँ पूछा होता कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए से होता तो ए को नीचे लिखते, और कितना ज्यादा है बी, 50 ज्यादा है, और इंटू कर देते इंटू 100। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, जैसे मान लो एक क्लास है और क्लास में आपसे पूछे कि लड़कों का प्रतिशत बताओ कि बॉयज जो है वो कितने परसेंट है, तो लड़कों की जो संख्या है ऊपर लिखेंगे और अपॉन में टोटल लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये लड़कों की संख्या आ जाएगी। अगर आपसे पूछे कि क्लास में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल स्टूडेंट नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। बताइए, ये चीजें समझ में आई है, आपको पता भी है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। ठीक है, कि परसेंटेज का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का परसेंटेज, ये तो चीजें आपको पता है ही। उससे आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसका, एक दिन का। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जिससे जिसका पूछेगा ना, व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 2 आवर, किसका, एक दिन का। तो जिससे या जिसका कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, तो एक दिन नीचे लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं। और कितना पूछा है, 2 घंटे, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे ये घंटे है और ये दिन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 12 घंटे मत लिख देना, गलती हो जाएगी वरना। एक दिन मतलब 24 घंटे, और इंटू 100। अब आप लोग चेक करोगे, घंटे से घंटे कैंसिल हुआ, 2 से 12 बार कैंसिल हुआ, और 4 तिया 12, और 4 से 25,
तो 25/3% ये आ गया 25/3%। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बताइए समझ आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। ये मत सोचना कि सर इतना आसान क्वेश्चन है, ये थोड़ी ना आएगा। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर है इसमें ज्यादातर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, 10 सेकंड का समय लो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या क्वेश्चन की मैंने कहा था नंबरिंग कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी जो पीडीएफ है पूरे की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो जो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, टेलीग्राम चैनल का भी और चैनल का भी। ठीक है, चलिए करते हैं। उसने कहा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से हैं, कम या ज्यादा, है ना। दो संख्याएं किसी तीसरी से, तो तीसरी संख्या को अगर आप मान लोगे तो हमें दो संख्या मिल जाएंगी, है ना। तो वही हमने कहा पहली संख्या, हमने कहा दूसरी संख्या, और हमने कहा तीसरी संख्या। अब उसने कहा है कि दो संख्याएं तीसरी से, तो तीसरी संख्या को कुछ मान लो। बताओ क्या मान ले? एक्स मत मानो, परसेंटेज है तो आप 100 मान लो। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब उसने कहा दो संख्याएं तीसरी से 25% और 20% कम है, यानी पहली संख्या इससे 25% कम है, तो कितनी होगी? 75। 100 इसलिए माना कि डायरेक्ट घटा सकते हैं हम। और दूसरी संख्या इससे 20% कम है, तो कितनी होगी? 80। समझ आया? अब उसने हमसे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। किसका? दूसरी का। तो दूसरी संख्या को कहां लिखूंगा मैं? नीचे। दूसरी संख्या कितनी है? 80, नीचे लिख दिया। और डायरेक्ट यहां कम या ज्यादा नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा है डायरेक्ट। तो पहली संख्या कितनी है? 75, और परसेंटेज के लिए हो गया इंटू 100। तो 25 थी या 75, सॉरी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37/4। ये तो 3 तो पूरी डिजिट है, ये तो हो ही नहीं सकती। इंटीजर नंबर है तो आंसर ये हो गया, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा ना कंप्लीट। तो आंसर कितना आ गया? 93.75%। ये हमारा आंसर। बताइए समझ आया? तो जब भी आपसे कहेगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी से कम हो या ज्यादा हो, तो तीसरी को मान लो। और क्योंकि हमसे परसेंटेज में बात पूछा गया, परसेंटेज में बात चल रही है, 100 मान लोगे तो आसानी होती है। क्योंकि अगर आपने कोई संख्या 100 मान रखी है, परसेंटेज में जितना भी इसमें घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, परसेंटेज में इसमें जितना भी जोड़ने के लिए कहेगा तो प्लस हो जाएगा। भाई वो कहेगा वृद्धि कर दो 20% की, तो हम कर देंगे 100 + 20। वो कहेगा 20% की कमी कर दो, तो हम कर देंगे 100 - 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की आय को पहले 30% घटाया गया और फिर 40% बढ़ाया गया, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें ये बताना है। जो प्लस है वो इंक्रीज है, वृद्धि है, और माइनस वाले वो क्या है? डिक्रीज है, यानी कमी। ए पर्सन्स इनकम वाज फर्स्ट डिक्रीज बाय 30% एंड देन इंक्रीज बाय 40%। व्हाट वाज द ओवरऑल इफेक्ट ऑन हिज इनकम? ओवरऑल इफेक्ट बताना है उसकी इनकम पर क्या होगा। अब देखो, मैंने यहाँ आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो कई सारे तरीके समझाए थे। मैंने कहा था आप इसको नेट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x + y + xy/100 से कर सकते हो। मैंने कहा था इसे आप 100 से कर सकते हो। मैंने कहा था परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर सकते हो। तो देखो आपको जो है कब कौन सा मेथड यूज करना है ये थोड़ा आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर ये परसेंटेज आसान हो ना, जोड़ने घटने में आसान हो, तो आप सीधा सा तरीका है, आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा दो, नेट परसेंटेज का। क्या फॉर्मूला था भैया? x + y + xy/100। ठीक है, अब लिख देते हैं हम वैल्यू। उसने कहा 30% घटाया तो x का मान तो हो गया -30, और 40% बढ़ाया है तो कितना हो गया? +40। और जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 30 × 40/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ तो आ गया 10, और माइनस के कितना हो गया? 12। तो ये कितना आया? माइनस के 2%। और माइनस क्या इंडिकेट करता है? कमी, 2% की कमी। ये आंसर आ जाएगा। चलो
तो कितना आया, 2% की क्या हो गई ओवरऑल कमी हो गई, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था, या एक तरीका 100 वाला था कि हमने उसकी जो इनकम है वो 100 मान ली। अब इनकम में क्या हुआ, 30% घट गई इनकम, तो 70% हो गई होगी 100 माइनस 30। फिर उसकी इनकम जो है वो 40% इंक्रीज हो गई, तो 140/100 हो गई होगी। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 सत्ते 98, 98। अब वैल्यू हमने 100 मान ली थी और 98 आई, तो 100 से कम है या ज्यादा है, 100 से कम है, कितनी कम है, 2% की क्या हो गई वहां कमी हो गई, 2% डिक्रीज हो गई उसकी इनकम। सी ऑप्शन आंसर आ गया, है ना, या परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर ही बताया था हमने। तो आप अगर जुड़ने घटने में आसान हो तो आप इस तरीके से किया करो, या फिर इस तरीके से कर लिया करो। ठीक है, या कोई टफ कैलकुलेशन होती है तो इस तरीके से कर लेते, और अगर परसेंटेज ये फ्रैक्शन में आ जाए ना, तब आप उसको रेशियो बनाकर कर लेना, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट यह है, किसी स्थान पर सीटों की संख्या में 25% ही वृद्धि की गई तथा सीटों के मूल्य में 12% की वृद्धि की गई, तो राजस्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो रिवेन्यू है वो घटा बढ़ा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये बताना है। ठीक है, करो आप लोग, करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। कर लिया, चलिए। उसने कहा किसी स्थान पर सीटों की संख्या 25% बढ़ गई और टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, तो राजस्व, एक बात बताओ मुझे, राजस्व यानी रिवेन्यू कैसे इकट्ठा होता है इसमें, रिवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा। कहने का मतलब है कि भाई जैसे सीट है, ये सीट है अलग अलग, अब अगर एक सीट मान लो 10 रुपए की है, एक सीट 10 रुपए की है और ये 4 सीट है, तो कुल कितना रिवेन्यू आया ये कैसा पता चलेगा, जितनी सीट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक सीट के मूल्य से, तो ये रिवेन्यू आ जाएगा, मतलब राजस्व आ जाएगा, यानी रुपए आ जाएंगे कि कुल कितने रुपए होंगे वहां पर, है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसको समझे बिना आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते या गलत कर लोगे। ठीक है, अब हमें पता है, उसने कहा सीटों की संख्या में तो 25% की वृद्धि है, तो संख्या तो ये थी, तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 25% की, और टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई, टिकट का मूल्य ये था, टिकट के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ आप कोई भी कंडीशन लगा लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या कुछ भी, तो अब कंडीशन यहाँ सीधे सीधे फॉलो हो जाएगी, यानी 25 प्लस 12 प्लस 25 गुणा 12/100। बताऊंगा मैं, एक क्वेश्चन आएगा इसी तरह का, 4 3 12, ठीक है, 25 और 12 कितना हुआ, 27 और 3 कितना हुआ, 40, सॉरी 25 और 12 37 और 3 40, तो 40% प्लस आया, तो क्या हो गई, 40% की वृद्धि हो गई है उसके रिवेन्यू में, उसके राजस्व में। अगर बाई चांस रिवेन्यू के बारे में आपको दिया होता और इनमें से किसी एक के बारे में पूछा होता, तब हम ये कंडीशन दोनों यहां नहीं लिखते, है ना। देखो आएगा एक क्वेश्चन में, समझाऊंगा कैसे करेंगे उसे। चलो समझ आया, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। यह है, किसी वस्तु के मूल्य में 14 की वृद्धि की गई तथा खर्च में 42 की वृद्धि की गई, तो वस्तु की मात्रा को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया, ये बताना है। अब इसे अगर आप लोग डायरेक्ट कर दोगे ना, तो ये 100% गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, बात चल रही है मूल्य की, खर्च की और रुपए की। एक बात बताओ, किसी भी चीज का मूल्य हम कैसा लिखते हैं, रेट, रुपए प्रति किलोग्राम या रुपए प्रति वस्तु करके लिखते हैं रेट हम, है ना। तो एक बात बताओ, मैं इसे थोड़ा सा ऐसा लिख लूं कि मूल्य बराबर, रुपए में हम चीजों को खर्ची तो करते हैं, रुपए में हम खर्चा ही तो करते हैं, तो हम रुपए के प्लेस पर लिख सकते हैं खर्च, और जो क्वांटिटी है वो मात्रा, यानी वो खपत ही तो होगी, कितने चीज खा रहे हैं या कितनी चीज ले रहे हैं, तो ये हो गया खपत। इसमें कह रखा होगा खर्च और मूल्य और वस्तु की मात्रा, तो हम यहाँ मात्रा भी लिख सकते हो, मात्रा वस्तु की, या खपत कह सकते हो, एक ही चीज है।
हम फॉर्मूला इस तरह लिखते हैं। अब एक बात बताओ, हमसे वस्तु की मात्रा पूछी है। अब मैं वस्तु की मात्रा अगर इधर ले जाऊं तो मूल्य इधर आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मात्रा बराबर खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य। ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं फॉर्मूले से। ठीक है, इसे छोड़ो, पहले मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा। तो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले अगर मैं खर्च निकालूं तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, मूल्य गुणा मात्रा, मूल्य गुणा मात्रा, मात्रा इधर चली गई, ये होगा। अब देखो, उसने कहा मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि है, 14 सही 2/7% की वृद्धि है। और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि है, 42 सही 6/7% की। और उसने पूछा मात्रा में कितने परसेंट की वृद्धि है, तो मात्रा में मान लेंगे हम x% की वृद्धि है। ये बताओ, ठीक है। अब फॉर्मूला इन दोनों के लिए लगेगा और ये बराबर में आएगा रिजल्ट। देखो, इन दोनों के लिए लगेगा, मतलब अगर मैं x + y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 14 सही 2/7% प्लस x प्लस 14 सही 2/7 गुणा x बटे 100, और बराबर में क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट, यानी क्या आया 42 ऑल 6/7%। ये, और यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी, वो आंसर आ जाएगा, है ना। ये मैंने कहा इस तरीके से आपको, इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें कि फ्रैक्शन दे रखे हो इस तरह, वो आप इस फॉर्मूले से मत करना, ना बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया कि इन दोनों को करके इसको रिजल्टेंट रखेंगे, बराबर रखेंगे, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, अगर ये दोनों दिए होते तो सॉल्व करके रिजल्ट की वैल्यू आ जाती। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बताऊंगा, 2 लाइन में खत्म कर देंगे हम इसे। अब मैंने कहा आपसे, क्योंकि हमसे वस्तु की मात्रा के बारे में बात चल रही है, तो यहां से वस्तु की मात्रा हम कैसे निकालेंगे, खर्च बटे मूल्य। ठीक है, अब बात आते हैं खर्च पर। उसने कहा जो मूल्य है भाई, मूल्य परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू आएंगी, प्रारंभिक और अंतिम मान आएगा। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7। 14 सही 2/7 को जब सॉल्व करोगे तो 1/7 आएगा। नहीं आया समझ में, देखो 7 की गुणा 14 से करेंगे तो 14 सत्ते 98 200, 100/7% है ना, और परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बन गया 1/7। ठीक, तो इनिशियल प्रारंभिक वैल्यू कितनी होगी, 7, मूल्य की बात चल रही है ना, और वृद्धि हुई है 1 की, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 और 1 8। ठीक, अच्छा अब बात चल रही है किसकी, खर्च की। तो जो खर्च है, खर्च का जो परसेंटेज है वो कितना है, 42 सही 6/7 है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49 और 1 50, 100 1/14, 1/14 3/7, है ना। सॉल्व करके 1/100 करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। वृद्धि है, अगर इनिशियल वैल्यू 7 है तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 7 और 3 10। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है, मात्रा की। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, हमने मात्रा का क्या फॉर्मूला बनाया है अभी अभी, मात्रा बराबर खर्च बटे मूल्य। खर्च है 7, मूल्य है 7, तो 7/7 कितना हो गया, 1। खर्च है 10, मूल्य है, और यह मूल्य है 8, तो 10/8, है ना। या और सॉल्व कर लो, 2 पंजे 10 2 चौक 8, तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4:5 आ जाएगा किसका, मात्रा। यानी जो मात्रा है वो 4 से 5 हो जाएगी। तो मात्रा बढ़ी या घटी, बढ़ी। कितनी मात्रा बढ़ी, 1 बढ़ी, और किससे बढ़ी, 4 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 100/4 कितना आ जाएगा, 25%, यानी 25%। ये हमारा आंसर है, डी ऑप्शन। बताइए बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है। अगर आप उसके फेर में पड़ जाते ना, इस तरीके से ना करते, तो पहली चीज तो आप 99% चांस है कि आप लोग गलती करते अगर मैं आपको ये कंडीशन ना सिखाता तो। अगर अभी भी पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो 99% बच्चे गलत करेंगे इस सवाल को, है ना। क्योंकि उन्होंने ये पढ़ रखा है कि 2% आए ना कभी भी
तो डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कर दो, या उनको रेशियो का फ्रैक्शन बना के इधर की गुणा इधर कर लो, इधर की गुणा इधर कर लो और सॉल्व कर लो, है ना। उन्होंने बेसिक पढ़ाई नहीं है और बेसिक ये चीज है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% परिवहन पर खर्च करने के बाद 1200 रुपए की बचत करता है, तो उसकी इनकम बतानी है। करो आप लोग। ए पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% हाउस रेंट, 15% एंटरटेनमेंट, 5% ऑन ट्रांसपोर्ट। आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही सेव 1200 रुपीज, फाइंड हिज इनकम। देखो, जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था तब भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था। अब यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो परसेंटेज आ गया। भाई जितने भी खर्चे हैं पहले आप डायरेक्टली जोड़ दो कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितने कितने हो गए हैं। तो हम देखेंगे 40 और 25 65, 65 और 15 कितना हुआ 75, नहीं 65 और 15 कितना हुआ 80, 80 और 5 85, तो 85% तो खर्च हो गया। तो जो सेविंग है बचत वो कितनी होगी 15%, क्योंकि इनकम तो 100% होती है ना हमेशा, तो बचत हो गई 15%। अच्छा उसने रुपए कितने बचाए हैं, उसने बचाए 1200 रुपए, तो हमारे हिसाब से जो बचत है वो तो है 15%, जबकि क्वेश्चन में कितनी है 1200 रुपए, तो 15% 1200 रुपए के बराबर है। और सॉल्व करेंगे 15 × 15 15 × 120, तो 1% जो है वो 80 रुपए के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तो ये उसकी इनकम आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करो इधर भी और दूसरी साइड भी, तो 80 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। बताइए समझ आया? आसान है, इसमें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तो कर सकते थे सर, इसे अलग अलग करके खर्च को अलग अलग घटा के, खर्च को अलग अलग घटा के वो शेष वाली कंडीशन में करते हैं। हाँ जब शेष आएगा ना वो उस कंडीशन में करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा। कर लिया? देखो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10%, रिमेनिंग का 10% शिक्षा पर, रिमेनिंग का 30% परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर, और उसके बाद 2520 रुपए की बचत करता है, तो उसकी इनकम बतानी है। ठीक है, तो यहां करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम उसकी इनकम मान लेते हैं 100% इंटू, अब उसने जो है 20% तो फूड पर खर्च कर लिया, फिर लिखा है रिमेनर जो है, जो रिमेनिंग है, जब 20% खर्च हो गया है तो रिमेनिंग कितना होगा 80%, 80% बच गया। अब क्योंकि शेष में से खर्च होगा, ये बचा है ना, अब इसमें से खर्च होगा तो ये अपने आप में अब 100% होगा। उसने कहा जो शेष का 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो जब इसमें से 10% खर्च कर दिया 90%, यही तो गलती करते हैं 70% लिखते हैं। इसमें से खर्च करा, मैंने कहा जो ये रिमेनिंग था ना, जो ये बचा हुआ, तो ये अपने आप में 100% हो गया। अब भाई जितने रुपए आपके पास बचे होंगे उनमें से तो खर्च करोगे, तो वो अपने आप में 100% हो गए। इसको ऐसा समझ लो, देखो आपके पास 100 रुपए थे, है ना, ध्यान से समझना, आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में से आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे 90 रुपए बचे, सेविंग हो गई आपकी। अब ये अपने आप में कितने परसेंट हो गए 100। अब मैं आपसे कहूं कि आपने जो है 50% पैसे इनमें से जो बचे हैं इसमें से 50% खर्च कर दिए, तो 50% ही तो निकालेंगे हम। तो क्यों? क्योंकि ये 100% है इसलिए, समझ गए। तो जो बचा है वो क्योंकि बचत में से खर्च करेगा तो ये अपने आप में 100% है, तो ये बचा है, इसमें से 10% उसने खर्च कर लिया तो इसमें से 90% बचा। फिर कहा जो बचा है उसमें से 30% परिवहन पर खर्च कर लिया, अब ये बचा है ना, तो ये अपने आप में 100% है, तो अब इसमें से 30% उसने खर्च कर लिया तो 70% बचा। ये बचत हो गई आपकी, और बचत कितनी है 2520 रुपए, तो बराबर कर दो 2520। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो इसको कुछ मत करो, बाकी सब उधर ले जाओ, या 1 2 3 2 और 1 3, तो बाकी सब जब हम उधर ले जाएंगे तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2520 मल्टीप्लाई बाई 100 गुणा 10 1000 और डिवाइड बाई, इन्हें अलग ही लग रहने दो 8 9 और 7। ठीक है,
अब हम 9 से भाग करें इसे तो 9 दूनी 18, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, ठीक है। और अगर मैं भाग करूं इसे 7 से, 7 चौक 28, 40 और 8 पंजे, तो 100% इनकम जो थी वो कितने के बराबर आई? 5 गुना 1000 यानी 5000। और हमसे यही पूछा है कि उसकी इनकम कितनी होगी, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 5000। ये आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ आया? अब इसमें देखो, अगर हमसे कोई खर्च पूछ ले तो हम यहाँ खर्च डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हाँ, कहने का मतलब है जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि ये परिवहन वाला खर्च पूछ ले कि परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर कितने रुपए खर्च किए, तो उसकी इनकम कितनी थी? 5000। ध्यान से सुनना, देखो उसकी इनकम कितनी थी? 5000 गुना, उसने कहा अब यहां तक पहुंचेंगे हम। पहले पहुंचने का मतलब है 20% भोजन पर खर्च कर लिया, फिर लिखा है शेष। तो जब 20% खर्च कर लिया तो 80% बचा, बचत हो गई, ये अपने आप में 100% हो गई। अब शेष का मतलब है इसमें से खर्च करेगा, तो ये निकाला ना हमने। हाँ, अगर आपसे वो खर्च पूछ लेता डायरेक्ट, इनकम ना पूछता, तो पहले आपको इनकम निकालनी पड़ती, ठीक है। या एक तरीका और भी है, अगर आप इनकम ना निकालोगे तो लेकिन ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ परसेंटेज के इक्वल रखनी पड़ेगी, है ना। तो परसेंटेज की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, पहले ये तो निकालना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर है, वो क्वेश्चन में कैसा देता है। अब उसने 10% शिक्षा पर खर्च कर लिया तो 90% बच गया, तो ये इतना बचा है, अब इसमें से खर्च होगा, तो ये अपने आप में 100%। इसमें से 30% परिवहन पर खर्च किया है, और मैं कह रहा हूं परिवहन का खर्च बताओ, तो कितना निकालूं? 30/100। इसे 70/100 मत कर देना, 70/100 कर दोगे तो फिर बचत आ जाएगी, क्योंकि खर्च है ना ट्रांसपोर्ट पर 30%, तो 30% निकाल दो बस, है ना। तो 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40 और 9 27, 0 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। तो कितना हुआ? 1080 रुपए खर्च किए परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर। अगर किसी का भी पूछेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इतना है, हमसे इनकम पूछी थी बस के लिए। अच्छा सर, ठीक है। मुझे लगा हमसे किसी आए व्यक्ति ने अपने भोजन पे कितना खर्च अच्छा, वो अगर भोजन में पूछे तो भोजन तो स्टार्टिंग में ही है ना, तो हम नहीं, जो भोजन पर पूछा तो डायरेक्ट 20% निकाल देंगे। हाँ, अच्छा, अगर शिक्षा का पूछता वो, तो हम पहले ऐसा करते उसकी इनकम, उसने 20% भोजन पर खर्च कर लिया तो बचा कितना? 80%। और अब क्योंकि शिक्षा का पूछा है तो शिक्षा पर तो 10% है ना, तो मैं 10/100 निकालूंगा, तो ये एजुकेशन का खर्च आ जाएगा। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है वो 13,500 रुपए है, और उसका जो मासिक खर्च है वो 9,000 रुपए है। फिर कहा अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाए और खर्च जो है वो 7% बढ़ जाए, तो बचत में कितने % वृद्धि होगी, ये बताना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, उसने कहा सबसे पहले कि व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 13,500 रुपए है, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है, तो जब परसेंटेज पूछता है तो जरूरी नहीं होता आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलो, ये जरूरी नहीं है, आप रेशियो से भी लेकर चलेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है भाई, उसमें उसका जो वेतन था वो इतना था और खर्च उसका इतना था। तो एक बात बताओ, खर्च हमने लिख लिया पहले, खर्च और बचत। खर्च कितना है? 9,000, और वेतन कितना है? 13,500। जब 9,000 रुपए खर्च कर रहे होंगे, 9,000 13,500 में से, तो 4,500 ही तो बचे होंगे, हैं? तो 45 दूनी 90। यहाँ जो खर्च और बचत का अनुपात है वो 2:1 है। अब उसने कहा उसका जो वेतन है 14% बढ़ गया और खर्च जो है 7% बढ़ा था। खर्च में कितने वृद्धि है? 7%। और खर्च और वेतन को, खर्च और बचत को अगर जोड़ दें तो क्या बनेगा? वेतन बनेगा। तो वेतन में 14% की वृद्धि है, तो वेतन हो गया टोटल 14%। और हमें यह बताना है बचत में कितने % वृद्धि है। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, ठीक है, तो यहां आप देखोगे बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 14 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट कितने के बराबर है? 7 के। तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 14 के, है ना। अब एक बात बताओ, 14 में से 7 को घटाया, यहां आया, तो अब इसमें से घटाना है, इसमें से 14 घटाएं जो 14 आ जाए, तो ये कितना होगा? 28। अगर ये 28 होगा तभी तो 28 में से 14 घटाएंगे 14 आएगा। तो बचत में कितने % वृद्धि है? 28%। सी हमारा आंसर आ जाएगा।
ऐसे होता है। बताओ, और आसानी से कर लिया। फिर भी अगर इस तरीके से भी आपको परेशानी आ रही है तो मैं एक और आसान सरल तरीका समझा देता हूँ, है ना। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सर एलिगेशन कब लगाएं। तो मैं आपको बता भी चुका हूं, एलिगेशन तब लगाना है जब इन दोनों चीजों को जोड़कर एक तीसरी चीज बन रही हो। देखो, खर्च को और बचत को जोड़ दें तो उसकी इनकम बनेगी, तब लगाएंगे एलिगेशन। चलिए छोड़ो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक आसान तरीका बताता हूं, इससे भी आसान लगेगा मुझे लगता है आपको। चलो, कर लिया सबने? देखो, वो आसान तरीका देखो ये है भाई, हमने अनुपात बना ले पहले, है ना। अनुपात बना ले, अपने हिसाब से लेके चलेंगे चीजों को, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने कहा उसका खर्च कितना है, खर्च है 2 और बचत कितनी है 1, तो उसकी इनकम कितनी होगी 3 होगी, 2 और 1 3। अब एक बात बताओ, जब परसेंटेज की बात चल रही है तो मैं ऐसा ना कर लूं 200 खर्च मान लूं, बचत 100 मान लूं, तो उसकी इनकम 300 आ जाएगी। अब उसने कहा कि उसका वेतन 14% बढ़ गया, तो वेतन यानी उसकी इनकम 14% बढ़ गई, तो इनकम थी उसकी 300, तो 300 का 14% कितना आएगा 42, तो 42 रुपए बढ़ गए, तो उसकी इनकम कितनी होगी 342। ठीक है। फिर उसने कहा खर्च 7% बढ़ गया, खर्च कितना है 200, तो अगर 7% बढ़ाओगे तो 200 का 7% कितना हो जाएगा भैया 14, 214। तो 214 हो जाएगा खर्च। अब एक बात बताओ, उसके पास 342 रुपए थे और उसने 214 रुपए खर्च कर लिए, तो बचत कितनी हुई, आय में से खर्च घटाओगे तभी तो बचत आएगी, तो बचत कितनी आएगी यहाँ 128। 342 में से घटा लो, देखो 12 में से 4 गया 8 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, और 3 में से 1 गया 2 गया 1 आया, तो बचत उसकी 100 थी और बचत हो गई अब 28। तो क्योंकि 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा 28% की वृद्धि हो गई। या आप इस तरीके से कर सकते हो, बताओ, ये भी आसान है ना। लेकिन अगर आप 13,500 और 9,000 रुपए को अगर लेकर बैठ जाओगे ना, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, आप क्वेश्चन में पिछड़ जाओगे पेपर में, है ना। इसलिए थोड़ा मेथड्स आने चाहिए आपको। चलिए, आने लायक क्वेश्चन है, बढ़िया है, कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट है भाई, एक शहर की जनसंख्या 4,000 रुपए है, उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो, मैं बिना कैलकुलेशन के करा सकता हूं। उसने कहा 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो जब कमी हो रही है तो 10% का अगर मैं फ्रैक्शन निकाल दूं तो 1/10 ही तो आएगा। अगर इनिशियल वैल्यू कहीं की 10 है और उसमें 1 की हो गई कमी, तो जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो 9 आएगी। ठीक है। एक बात बताओ, उसने 2 साल बाद जनसंख्या पूछी है, तो 2 साल बाद की जो जनसंख्या होगी वो फाइनली तो होगी। ठीक है। और ये एक साल की कंडीशन है, तो 2 साल की कंडीशन कितनी बन जाएगी फिर दोबारा 10 से 9, यानी इनिशियल इनकम अगर उसकी 100 होगी तो फाइनल उसकी 81 हो जाएगी। तो कोई संख्या जब 81 से मल्टीप्लाई होकर आएगी तो 81 से भाग भी तो हो जाएगी। 81 मतलब 9 ले लो आप, तो 9 से कौन सी संख्या भाग हो रही है, देखो ये नहीं हो रही, 4 3 7 दोनों ये नहीं हो रही, 4 3 7 दोनों ये हो रही है, ये नहीं हो रही, तो एक ऑप्शन आ गया 3240। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, समझ आया। अब अगर यहाँ इस तरीके से करना चाह रहे हो, तो जो जनसंख्या थी क्वेश्चन के हिसाब से तो थी 4,000 और हमारे हिसाब से जनसंख्या कितनी थी 100 यूनिट, तो जो 100 यूनिट है वो कितने के बराबर है 4,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी 40 के। पूछा है उसने फाइनल 2 साल बाद, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 81 यूनिट, यानी 81 यूनिट। 81 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3240 आंसर। हाँ, और है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो और भी तरीका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी जनसंख्या वाली कंडीशन बनती है तो उसमें आप a बराबर p वाली कंडीशन लगा सकते हो, है ना, ये वाली कंडीशन। जैसे कि उसने कहा जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई, देखो जनसंख्या कितनी है 4,000। अब जनसंख्या, एक बात बताओ मुझे आप लोग,
कि जो आज जनसंख्या है, अगर वृद्धि होगी तो आज वाली जनसंख्या से वृद्धि होगी, कमी होगी तो आज वाली जनसंख्या से कम होगी। तो कहने का मतलब है जब 10% की कमी हो रही है तो हम 90/100 लिख सकते हैं। फिर दोबारा भी ऐसा ही होगा, 90/100। 1 2 3 4, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 81 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 324 और एक 0। ठीक है, वही किया हमने, वही वहां अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। 1 माइनस 10/100 करोगे तो वो 90/100 हो जाएगा। 90/100 और पावर 2 आ जाएगी तो 90/100 इंटू 90/100 हो जाएगा। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है पॉपुलेशन। यदि आज जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं आपको रेशियो वाले तरीके से पढ़ाऊं तो आप रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हो। चलो मैं रेशियो वाले से बताता हूं, फिर फॉर्मूले वाले से बता दूंगा। ठीक है भाई, 5% है तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/20। और वृद्धि हो रही है तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? 20। 20 फाइनल हो गई। और फाइनल कितनी होगी? 20 और 1 21। कितने साल की बात है? 3 साल की। तो हर साल ये कंडीशन बनेगी 20 से 21, या पावर डायरेक्ट आप 3 कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो सबकी। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9261। ठीक है, अब उसने कहा कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, उसने कहा आज जनसंख्या 9261 है, तो एक बात बताओ, जैसे ये इनिशियल जनसंख्या है आज की और फाइनल है। अब यहां दो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। एक तो वो हो सकता है कि जैसा मैं कहूं आज और 3 साल बाद, तो जो 3 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आज और 3 साल पहले, तो इसका मतलब जो फाइनल वाली कंडीशन है ये तो हो जाएगी प्रेजेंट की, है ना, और ये कौन सी हो जाएगी? 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, जो भी है। ये बता दो मुझे, समझ में आया? ठीक है, तो उसने कहा आज जनसंख्या इतनी है, हमारे हिसाब से आज जनसंख्या इतनी है 9261। ये भी 9261 है तो 3 साल पहले कितनी होगी? 8000। ऐसा ना होता तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि 9261 यूनिट बराबर 9261 यूनिट, ऐसा करते। बताओ, समझ आया? या फिर अगर हम फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता। देखो a बराबर p 1 + r/100 की पावर, हम n तो लगाते ही, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है, अगर कुछ साल पहले की बात चल रही है ना तो पावर निगेटिव लगा देंगे बस। p का मान है प्रेजेंट, a का मान है बाद वाला। तो हमें कौन सा मान दिया है उसने? आज का। आज का मतलब p का मान है 9261, और रेट जो है 5% बढ़ रही है, तो मैं डायरेक्ट 105/100 लिख सकता हूँ, और पावर -3। ठीक है, तो 9261 गुणा, अब पावर प्लस करने के लिए 21/20 को 20/21 लिख दो, तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। कैंसिल आउट हुआ तो पॉपुलेशन कितनी आ गई? है ना, या आप इस तरीके से कर सकते हो। समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे टाइप कोई भी छोड़ा नहीं गया, सारे के सारे टाइप इसी में कंक्लूड कर दिए गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उसने कहा किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 4 वर्ष की, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः 20% वृद्धि और 20% वृद्धि, 20% कमी और 20% कमी। ठीक है भाई, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज। तो 4 साल बाद जनसंख्या में कितना परसेंट चेंज आएगा पॉपुलेशन में, हमें ये बताना। करो आप लोग। देखो कोई, हाँ बताओ। 0। अब देखते हैं। देखो उसने कहा 20% वृद्धि हुई, पहले साल क्या हुआ? 20% की वृद्धि है। दूसरे साल क्या है? 20% की वृद्धि है। तीसरे साल क्या है? 20% की कमी है। और चौथे साल क्या है? फिर 20% की कमी है। ध्यान रखना परसेंटेज की कंडीशन में, अगर एक चीज जितनी बढ़ रही है और दूसरी चीज उतनी घटे तो वो मान 0 नहीं होने का।
0 नहीं होने का वो मान। ठीक है, क्यों नहीं होने का, देखो चलते हैं अभी क्यों नहीं होने का। पहला आप इन दोनों में नेट इफेक्ट लगा लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 44%। ठीक है, हम यहां लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं -44 नहीं आएगा, 20 प्लस 20 तो 40 आ जाएगा, माइनस वो प्लस आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 36%। अब इन दोनों के लिए लगा लो, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अब 8 माइनस, अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं यहां इसको पॉइंट लगा दूं, ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लूं थोड़ी सी, जैसे इसको मान लें 40 मान लें, 4 चौक 16, यानी कहने का मतलब है कि 1.6 के समथिंग आ जाएगी वैल्यू, तो 1.6 आ जाएगी। इसमें से अगर मैं 1.6 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.4 आ जाएगा, 7.4 है सर, हाँ, 6.4 है ना, 6.4 आएगा, लेकिन वो कंडीशन एक नहीं बनेगी ना, वो कंडीशन एक नहीं बनेगी। अगर मैं इसको लूंगा तो 30 40 120, तो ये पॉइंट मतलब 0.12 का समथिंग रह जाएगी, 0.1 के समथिंग, और 8 में से इसको माइनस करूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और वृद्धि आएगी या कमी आएगी, वृद्धि आएगी, तो ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको भाई, ये लगभग 1 से तो कमी आएगा, वो 1 से कम आएगा तो 8 में से कुछ भी घटाएंगे 7 के समथिंग रहेगा, और वृद्धि रहेगी, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर आ जाएगा। बताओ, तो ये तरीके थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, चीजों को अप्रोक्सीमेट भी देखोगे थोड़ा सा, और ऑप्शन को देखोगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भैया, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की संख्या 10% बढ़ जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है, तो नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखो, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, और पुरुष और महिलाओं को जोड़ दें तो क्या बनेगी, पूरी पॉपुलेशन बनेगी, तो क्या एलिगेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए आपको टोटल परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। क्या भाई, उसने कहा जो मैन है और वुमेन है, जो मैन है वो कितने परसेंट बढ़े, 8%, और जो वुमेन है वो कितने परसेंट बढ़ी, 10%। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 15,000 से बढ़कर 16,300 हो गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी भाई, तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी 1,300, और बढ़ी किससे है, 15,000 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 5 या 15 और 5 से 26 बार, तो 26/3% पॉपुलेशन टोटल बढ़ी, तो टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है उसको बीच में लिख दिया। अब एलिगेशन लगाएंगे, देखो 3 अट्ठे 24, 26 माइनस 24 2, 2/3, 3 9 30, 30 में से 26 घटाएंगे तो 4/3, इससे कैंसिल आउट हुआ, 2 दूनी 4, तो यहाँ जो रेशियो बना वो कितना बना, 2:1 बना उनकी संख्या का। अब हमसे पूछा क्या, महिलाओं की संख्या, अच्छा टोटल कितनी पॉपुलेशन है रेशियो में, 3 यूनिट, और टोटल कितनी पॉपुलेशन है 15,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 5,000। ठीक है, क्या पूछा है, महिलाओं की संख्या, जो विमेन्स हैं वो कितनी है, 1 यूनिट मतलब 5,000, तो ऑप्शन आ गया डी। बताओ समझ आया नहीं आया। अच्छा, एक तरीका और भी है वैसे, अलग अलग, हाँ नहीं, और भी इससे छोटा तरीका है, समझ लो उसको भी, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम निकट है आपके, अगर वो तरीका ध्यान रह गया तो समझ लो 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सवाल करने में। कर लिया नोट। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इसमें परसेंटेज निकालने की भी जरूरत ना है। देखो भाई, उसने कहा 8% महिलाएं बढ़ रही हैं और 10% बढ़ रहे हैं पुरुष, तो ये जो 10% है ना,
इसे मैं ऐसा लिख लूं 8% प्लस 2%। 8% महिलाएं भी बढ़ रही हैं और 8% पुरुष भी बढ़ रहे हैं। 2% महिला ज्यादा बढ़ी। कहने का मतलब है 8% महिलाएं भी बढ़ी हैं, 8% पुरुष भी बढ़े हैं, तो 8% पूरी जनसंख्या बढ़ी होगी। और पूरी जनसंख्या कितनी है? 15,000। तो 15,000 का 8% निकाल दो, 1200। तो 1200 जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या कितनी बढ़ी थी? 1300। तो अभी 100 पॉपुलेशन बच गई है। तो वो 100 पॉपुलेशन किसकी वजह से बची? 2%। इन 2%। किसका? महिलाओं का। तो जो वुमेन है, महिलाओं का जो 2% होगा वो कितना होगा? 100 होगा। तो वुमेन्स कितनी आ गई? 50 गुणा 100 यानी 5,000। या आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% व्यक्तियों ने मत नहीं डाले, वोट नहीं डाले, और डाले गए मतों के 10% मत अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत मिले और वह 1620 वोटों से जीत गया। तो मतों की कुल संख्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। अब देखो, मैंने आपसे बताया था पढ़ाते समय, यहाँ 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो टोटल वोट दिए होंगे, बाकी पूछे होंगे मतलब टोटल पूछा होगा कौन जो है हार गया, कौन जीत गया, कितने वोटों से, या आपको टोटल वोट बताने होंगे। जब टोटल वोट बताने हो तो हम परसेंटेज में शुरुआत करते हैं 100 से। हमने कहा टोटल वोट थे कितने? 100। अब क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ और लिखते चले जाओ बस। उसने कहा 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाले। तो जब 10% ने वोट नहीं डाले तो 90% ने वोट डाले, तो डिसीजन किन से निकलेगा? तो अपने आप में 100% हो गया। ठीक है। फिर उसने कहा डाले गए वोटों में से 10% बेकार हो गए, तो ये अपने आप में 100% हैं। अब इनमें से 10% खराब हो गए, तो 90% सही बचे। तो 90 का 90% कितना आ जाएगा? 81%। या आप लोग ऐसा देख सकते हो थोड़ा सा कि हमने कहा कि 90% थे और 10% बेकार हो गए, तो 90% का 10% कितना आएगा? 9। तो 9 बेकार हो गए तो 81 वैध बचे। डिसीजन इनसे निकलेगा, वैलिड वोट से। अब उसने कहा और कुल सफल उम्मीदवार को, एक सफल हुआ एक असफल हुआ, एक सफल हुआ एक असफल हुआ। तो जो सफल उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों के 54% मत मिले। हाँ, तो वैध वोट ये हैं, अगर इनको एक का 54% मिला हो तो दूसरे को कितना मिला होगा? नहीं, डिसीजन ये अपने आप में 100% है। तो इनमें से एक को 54% मिले तो इनमें से एक को 46% वोट मिले होंगे, 46%। ठीक है। तो अब उसने कहा और वह 1620 वोटों से जीत गया। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, कौन जीता इसमें? ये वाला कितने परसेंट से जीता? 8% से। लेकिन कितने का 8%? भाई अभी हमने 81% को तो लिया ही नहीं था। तो डिसीजन किन से निकलेगा? इनसे। इनके 8% से जीत हुई, तो 81% के 8% से, इतने से जीता वो। और जीता कितने से है? 1620। ठीक है। 81 से भाग करेंगे तो 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 2 से 50, तो 1% जो आया यहां से वो कितना आया? 250। और टोटल वोट कितने होंगे? 100%। तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, तो टोटल वोट कितने होंगे? 25,000। बताओ, हमने यहां इसका 54% इसलिए नहीं निकाला कि हमारी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। अगर आप 81 का 54% निकालते, फिर 81 के 54%, 81% में से 81 का 54% घटाते ये आते, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती। तो हमने पहले जब इसको 54%, क्योंकि ये अपने आप में 100% हो गए जिनसे डिसीजन निकलेगा, तो जब इनमें से मतलब इनमें से 54% एक को मिला तो इनमें से 46% दूसरे को मिला होगा, तो ये जीता है 8% से, लेकिन डिसीजन तो इनसे निकलेगा। 81% के 8% से जीता वो, और जीता 1620। समझ आया? चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और वह 1100 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। 100% ठीक है, बिल्कुल। हाँ, टोटल वोट 100% होंगे। उसने कहा 8% वोट नहीं डाले, तो डाले गए वोट कितने होंगे? 92%। ये डाले गए होंगे, डिसीजन तो इनसे निकलेगा ना डाले गए वोटों से। अच्छा, अब उसने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को, किसका? ध्यान दो थोड़ा सा, कुल मतों का। कुल मत ये है, वरना आप सोचो कि जिसको 48% वोट मिलेंगे वो कैसे जीत जाएगा? भाई 50 से कम वाला तो जीतेगा ही नहीं। तो इसका मतलब टोटल वोट का एक को 48% मिला, 48% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? डिसीजन तो इनसे निकला है, 92 में से 48 घटा दो तो कितना बचा? 44%। इसको मिला 44%, और तभी तो ये कितने परसेंट से जीत गया? 4% से। और वोटों में कितने से जीता? 1100। तो 4% 1100 वोटों के बराबर है। 1% 275 के बराबर होगा। टोटल वोट 100% होंगे तो 27,500 वोट आ जाएगा, सी ऑप्शन। बताइए, समझ आया? अच्छा, जैसे मैं 81 गुणा 8/100 करा था वो, देखो वहां क्या था, वहां कंडीशन चेंज थी। वहां पर जो है, जो डाले गए वोट थे, मतलब जितने वैध वोट थे उनमें से मिले होंगे एक को 54%, दूसरे को मिले होंगे उनमें से 46%। हाँ, लेकिन इसमें ना टोटल का 100% था, तो यहाँ एक के वोट जो टोटल में से काउंट कर लिए उसने। या आप ऐसा समझ लो, देखो अगर इसमें कंफ्यूजन हो थोड़ा सा आपको, कि भाई देखो 100% वोट थे, 100% में से 8% तो वो निकाल दो जो डाले ना, है ना, और इसमें से इनमें से 48% और निकाल दो जो जीतने वाले को मिल गए इनमें से। तो इन टोटल वोटों में से कितना निकल गया? 48 और 8 56% निकल गया। तो टोटल में से 44% तो बचा होगा, तो वही तो मिला होगा दूसरे को। ऐसा कर लो। चलिए नेक्स्ट, यह है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। चुनाव में 10% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, इनवैलिड। यदि ए को मिले वोट कुल वोटों का 47% हो तथा बी को 308 मतों से हराए, कुल डाले गए वोटों की संख्या बतानी है। ठीक है, मैंने कहा जब टोटल वोटों की बात चल रही हो, पूछा हो आपसे, तो 100% मान के चलो, तो एक एक लाइन पढ़ते रहो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 100% वोट थे टोटल, उसमें कहा 10% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, तो 90% व्यक्तियों ने भाग लिया। 90% व्यक्तियों ने वोट डाले, तो ये अपने आप में 100% हो गए। फिर उसने कहा भाग नहीं लिया था 60 मत अमान्य घोषित हो गए। तो जो वोट डाले गए होंगे, ये परसेंटेज नहीं है, 60 वोट हैं ये, तो जितने वोट डाले होंगे उनमें से तो बेकार हुए होंगे। तो 90% वोट थे और उनमें से 60 वोट हो गए बेकार। तो ये वोट कैसे बचे? वैध, वैलिड। इन्हीं से तो डिसीजन निकलेगा। कभी 30% मत कर देना आप, 60 संख्या है, 90% है, तो उनको अलग अलग रखे रहने देंगे। फिर कहा ए को वोट जो मिले वो कुल वोटों का 47% है। यदि ए को मिले वोट कुल वोटों का 47% है, तो ए को जो वोट मिले वो कुल वोटों का 47% है, 47% है, तो 100 का 47 हो गया। और बी को 308 वोटों से हरा दिया उसने। अब एक बात बताओ, बी को कितने वोट मिले होंगे? डिसीजन किन से निकला होगा? डिसीजन वोटों का जो निर्णय निकला होगा वो किन से निकला होगा? जितने वैलिड वोट हैं, जितने वैध वोट हैं उनसे तो डिसीजन निकलेगा। तो इसमें से अगर मैं पहले वाले के वोट घटा दूं तभी तो दूसरे वाले के वोट आएंगे। तो इसमें से इसको घटा दो 47% को, तो 90% में से 47% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43%, -60, है ना। और जीता कौन है? ए। तो ए कितने से जीता? जब इसमें से इसको घटाएंगे तब पता चलेगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 4% बचेगा और ये माइनस वाली कंडीशन प्लस बच जाएगी। इतने वोटों से वो जीत गया, लेकिन जीता कितने से? 308 से, तो बराबर 308। अब ये 60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
तो 4% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 248। तो 1% बराबर 62 वोट। क्या पूछा है उसने कि कुल डाले गए वोट, ध्यान रखना ज्यादा जल्दबाजी मत कर देना, कुल डाले गए वोट, तो कुल डाले गए वोट कितने हैं? 90%। ठीक है, तो 90% निकाल दो, तो 90% कितना आ जाएगा? 62 गुणा 90। एक जीरो आएगा लास्ट में, एक जीरो किसी में नहीं है, यहां है जीरो। 9 दूनी 18, 9 छंग 54 और 1 55। यहां मैं मानता हूं 80-85% लोग यहीं गड़बड़ करेंगे, क्योंकि उसने पूछा कुल डाले गए वोट। वो पता क्या पढ़ेंगे? कुल पढ़ेंगे और वोट पढ़ेंगे, और कुल वोट 62% ही नहीं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक, है ना। तो ऐसी चांस बहुत होते हैं, और इसको हम काउंट करेंगे, अरे हमारा ये तो 100% सही है, और पता चला वही गलत हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट है, एक छात्र को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे छात्र को उसी परीक्षा में 32% अंक मिले और वह पास होने से 42 अंक अधिक ले आया, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो बताने। अब देखो 20% अंक मिले थे एक स्टूडेंट को, और वो कितने अंकों से? 30 अंकों से हो गया था फेल, यानी उसके 30 नंबर कम रह गए, 30 अंक कम रह गए, माइनस लगा दिया हमने। दूसरे को क्या हुआ? 32 दूसरे को मिले हैं, 32 नहीं होगा, 32% होगा भाई, 32%। दूसरे को 32% अंक मिले और वह पास होने से कितने नंबर ज्यादा ले आया? 42 नंबर ज्यादा ले आया, 42 अंक। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 चीज पूछता है, एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। एक तो पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स, जो इसमें पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा। एक पूछेगा पास होने के लिए अंक, कितने अंकों पर पास होंगे, और एक पूछेगा पास होने के लिए प्रतिशत अंक। पूर्णांक, पास होने के लिए अंक, या पासिंग परसेंट, ये 3 चीज पूछता है, तो मैं तीनों यहीं पर क्लियर करवा देता हूं आपको। देखो भाई, एक को 20% मिले, दूसरे को 32% मिले, तो परसेंटेज का जो डिफरेंस है, 32 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 12%। और यहाँ 42 में से इसको घटाएंगे 30 को, तो कितना आएगा? 12 नहीं आएगा, 72 आएगा। देखो 42 में से माइनस के 30 को घटाएंगे, तो 42 में से जब माइनस के 30 को घटाएंगे, और माइनस पहली लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो 12% जो है 72 अंकों के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 6 के। 1% 6 अंकों के बराबर है। अब अगर आपसे पूछे परीक्षा का पूर्णांक, तो मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो 100 यहां जाएगा, तो परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा 600, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है, हमारा आंसर आ गया 600, परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले वो कि पास होने के लिए नंबर या पासिंग परसेंट, तो एक बात बताओ, पहली कंडीशन उठा लो, पहली 20% नंबर थे उसके बच्चे के, 20% नंबर थे, और कितने नंबर से फेल था वो? 30 से। अगर 30 नंबर उसको मिल जाते बच्चे को, तो वो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। बताओ, ये कंडीशन हो जाती। तो एक बात बताओ, अगर आपसे अंक पूछे तो परसेंटेज को अंक बना लो, अगर परसेंटेज पूछे तो अंक को परसेंटेज बना लो, है ना। यहां से हम 2 कंडीशन बनाएंगे। देखो, अगर आपसे पूछे पास अंक नंबर, तो 20% है, 1% 6 अंक के बराबर है, तो 20% 120, तो 120 अंक आ गए यहाँ, 120 अंक प्लस 30 अंक, तो पास हो जाएगा वो 150 पे, इतने पर पास होगा। है, अगर पासिंग परसेंटेज पूछे तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। वैसे 150 नंबर चाहिए, कितने में से? 600 में से, गुणा 100, है ना। या फिर मैंने कहा परसेंटेज पूछिए तो 20% को ऐसे ही रहने दो, इस 30 अंक को परसेंटेज बना लो। अब 6 अंक 1% के बराबर है, 5 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 5 से गुणा कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा? 5%, तो कितना हो जाएगा? 25%। तो अगर पासिंग परसेंटेज पूछेगा कि कितने परसेंट नंबर पर पास होना है, तो 25% आ जाएगा। पूछेगा कितने नंबर पर पास होना है, तो 150। पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो 100% मतलब 600 अंक। तो तीनों क्वेश्चन इसी में हो गए।
समझ आया? चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करके देख लेना, वीडियो को भले ही मत देखना, लेकिन इसके क्वेश्चन निकालकर पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से पीडीएफ निकालकर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार दोबारा कर लेना, बस इतना कर लेना। नेक्स्ट, किसी स्कूल में 75% छात्र पास हुए और 20 फेल हुए। 20% फेल। हाँ नहीं सही, 75% छात्र पास हुए, 75% छात्र पास हुए तथा 20 फेल हुए, और किसी दूसरे स्कूल में पहले की अपेक्षा 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे और पहले की अपेक्षा 10 अधिक पास हुए, तो दूसरे स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? ठीक है, अब देखो, एक स्कूल में 75% छात्र हुए और परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, और 20 उसमें फेल हो गए। सही है। 75% छात्र पास हुए वहां पर, तो 25% फेल हुए होंगे, 25% फेल होंगे, और फेल कितने हैं? 20। तो जो 25% है वो 20 के बराबर है। पहले स्कूल की बात चल रही है, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। अगर मैं यहां से 100% निकाल दूं तो 20 से गुणा करूंगा, तो यहां भी 20 से गुणा कर दूंगा, यानी पहले स्कूल में कितने बच्चे थे? 80 बच्चे थे पहले स्कूल में। ठीक, फिर कहा किसी दूसरे स्कूल में, अब ये दूसरा स्कूल आ गया, इस दूसरे स्कूल में पहले की अपेक्षा 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे, तो मतलब यहाँ 100 छात्र बैठे होंगे परीक्षा में, क्योंकि पहले स्कूल में तो 80 थे, तो दूसरे में 100 छात्र बैठे होंगे, और पहले की अपेक्षा 10 अधिक पास हुए। अब पहले एक बात बताओ मुझे, पहले स्कूल में कितने छात्र थे? 80 में से कितने फेल थे? तो पास कितने होंगे? 60 पास होंगे, और इसने कह दिया पहले की अपेक्षा 10 अधिक पास हुए, तो इस बार जो पास होंगे इनमें से वो कितने होंगे? 70। तो फेल कितने हो जाएंगे? 30। अब उसने कहा है तो दूसरे स्कूल में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो दूसरे स्कूल में 100 छात्र थे और 70 पास हो गए, तो 70% पास हो गए ना। डी ऑप्शन आंसर आ गया, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया था, हम सोच रहे थे कि ये 20% ना हो, 20 नहीं था, ये संख्या ही थी केवल। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह है किसी विद्यालय में 85% छात्र गणित में और 70% अंग्रेजी में पास हुए और 65% दोनों विषयों में पास हुए। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 है तो दोनों विषयों में फेल नहीं फेल, दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या कितनी है? अब देखो, वेन डायग्राम से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि उसने कहा ये तो मैथ का सर्कल है और ये इंग्लिश का सर्कल है, मैथ और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं। उसने कहा 85% तो गणित में पास हो गए, 85% तो यहां पर पास हो गए और 65% यहां पर 70% इंग्लिश में पास हो गए और 65% दोनों में पास हुए। तो कॉमन वाली कंडीशन बीच में लिख दो, 65% दोनों में पास है। अब मैथ वाला जो सर्कल है उसमें टोटल 85 आना चाहिए। अब अगर मैं देखूं तो 65 लिखा हुआ है अभी, तो कितना और बच गया? 20। तो 20% केवल गणित में पास होंगे। अगर पूछे हम इंग्लिश में, टोटल 70 आना चाहिए सर्कल में, तो 65 यहां है लिखा हुआ, तो 5% बचा, तो केवल 5% इंग्लिश में पास होंगे। अब इसका मतलब समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कि गणित विषय में, मैथ सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, 85%। पूछे केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 20%। इंग्लिश में कितने पास हुए, 70%। केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो कितना हो गया? 5%। ठीक है। अच्छा, ये सब पास पास तो हैं, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो पास हो कितने गए? 65 5 70, 70 20 90% पास हो गए। टोटल कितने होते हैं? 100%।
तो फेल कितने हो गए 10%। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, टोटल स्टूडेंट थे 600, दोनों हिस्सों में फेल बताने हैं, तो 600 का 10% निकाल दो, 10/100, तो दोनों में फेल छात्रों की संख्या आ जाएगी 60 बच्चे फेल हो गए दोनों। बताओ समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो नेक्स्ट है 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 90% अल्कोहल है और शेष पानी है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं कि अल्कोहल 80% हो जाए? इन ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर 90% इज अल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक मिक्सचर सो दैट द अल्कोहल बिकम्स 80%। अब देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो समझ लो। उसने कहा 30 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें 90% जो है वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल है और वाटर है। तो अगर मैं बात करूं 30 लीटर है तो 30 लीटर का 90% अल्कोहल है, तो 90% कितना हो गया 27, तो 27 लीटर तो हो गया अल्कोहल, तो वाटर कितना बचा 3 लीटर। ये बताओ बात समझ में आई? फिर उसने कहा शेष पानी है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं, क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, इसको मिलाना है जिससे कि अल्कोहल 80% हो जाए। ठीक है, अब मान लो एक तो बेसिक तरीका तो ये है, मान लो हम यहाँ x लीटर मिला दें इसमें वाटर में, ठीक है, तो टोटल में जो 80% है वो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, अब 80% अगर अल्कोहल हो जाएगा तो टोटल मिश्रण कितने का बनेगा भाई, टोटल 30 था, x और मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 30 + x। तो इस टोटल मिक्सचर में से 80% अल्कोहल होगा, तो अगर मैं इसका 80% निकाल दूं तो वो अल्कोहल आ जाएगा, और अल्कोहल तो 27 ही है, अल्कोहल तो चेंज नहीं हुआ। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो यह जाएगा 30 + x बराबर 4 से पहले हम डिवाइड कर लो, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 7 35, 2 37, और 5 छंग 30 और 3 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3.75। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3.75, और x क्या था, जितनी क्वांटिटी हमने वाटर की ऐड की थी, तो ये आंसर आ जाएगा। इसे मैं आपको रेशियो वाले तरीके से और समझा देता हूं एक बार, इसको आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, कर लिया? अब देखो दूसरा तरीका है, देखो हाँ, उसने कहा 30 लीटर 90% अल्कोहल था, तो जब अल्कोहल 90% होगा तो वाटर 10% होगा, 9:1 का अनुपात होगा। उसने वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है उसमें, और वाटर उसमें जो अल्कोहल है वो 80% हो जाएगा, तो जब 80% अल्कोहल हो जाएगा तो 20% वाटर हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 80:20 यानी 4:1। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, उसने अल्कोहल थोड़ी ना ऐड करा है, उसने तो वाटर ऐड करा है, अल्कोहल तो जितना पहले था अल्कोहल तो उतना ही होना चाहिए। तो देखो अल्कोहल तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए ऊपर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई। अब देखो 9 चौक 36, 4 9 36, अल्कोहल बराबर हो गया दोनों कंडीशन में, और वाटर जो है वो 4 यूनिट था और 9 यूनिट हो गया, है ना। अच्छा उसने कहा है कि कितना पानी और मिलाएं, तो कितना पानी मिलाएं 5 यूनिट, हमें इस 5 यूनिट का मान बताना है। ठीक, अच्छा ये 30 लीटर मिक्सर पहला ही तो था, तो हमारे हिसाब से पहले कितना था, इसको जोड़ेंगे अब 36 और 4 40, तो 40 यूनिट बराबर 30 लीटर, और 1 यूनिट बराबर 3/4 लीटर, या 0.75 लिख सकते हो लीटर। और हमें 5 यूनिट का मान निकालना है, 5 यूनिट पानी मिलाया है, तो 5 यूनिट बराबर 5 7 5 पंजे 25, 5 7 35 और 2 37, 3.75 लीटर वाटर ऐड करना होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। सर 20 हो गया था और वो 20 10 ही रहा, वो कौन सा उसको क्या कहते हैं, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल देखो ये 9 चौक 36, ये 9 चौक 36 सेम रहा, जैसे 20 80 और हाँ क्योंकि परसेंटेज में जो होते हैं ना, परसेंटेज में कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है कि मान लो एक डिब्बा है, उसमें 10 लीटर का मिक्सचर है, तो वो भी अपने आप में 100% बनेगा, है ना, और 1000 लीटर का मिश्रण है तो वो भी अपने आप में 100% बनेगा, तो परसेंटेज में कोई फर्क पड़ता नहीं है।
अगर उसने कहा अल्कोहल जो है अगर वो 80% हो जाएगा, अल्कोहल अगर 80% हो जाएगा तो बचा हुआ कितना वाटर रहेगा 20%। अच्छा 20 को तो हाँ। 1 के लिखा। 1 इसलिए लिखा, अगर 80% अल्कोहल हो जाएगा तो वाटर हो जाएगा 20%, तो 20 चौक 80, रेशियो बना लिया इसका। हाँ 4:1 करके। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5 से ही 1/2% का कमीशन मिलता है और रुपए 10,000 से अधिक बिक्री पर 1/2% बोनस भी मिलता है। यदि उसकी कुल इनकम 1990 रुपए थी तो उसकी कुल बिक्री बतानी है, कुल बिक्री कितनी होगी। ठीक है, लगाओ दिमाग। देखो उसने कहा कुल बिक्री पर 5 से ही 1/2% का कमीशन है और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर बोनस है, तो 10,000 की बिक्री तक तो इतना % कमीशन होगा। ठीक है, तो 10,000 की बिक्री तक तो उसका कमीशन हो गया 2 पंजे 10 और 11/2%। 11/2% को हमने ऐसा 11/200 लिख दिया। ठीक, अच्छा उससे ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस भी है। मान लिया इस 10,000 से ऊपर की जो बिक्री है वो X रुपए की बिक्री से ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाली बिक्री है उस पर 1/2% का बोनस भी मिलेगा और 5.5% का कमीशन भी मिलेगा। इसका मतलब उस पर 6% इनकम हो जाएगी उसकी। तो इसका 6%, ये किसकी इनकम आ गई? जो सेल्समैन था उसकी इनकम आ गई। और इनकम कितनी है उसकी? 1990 रुपए, तो बराबर 1990 कर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 50, 11 पंजे 55, 550 उधर ले जाओ तो 6x/100। जब 550 हम माइनस करेंगे तो 0 बचा, 4 बचा, 4 बचा, 1440 और 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई? 240 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 24,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा कोई मिस्टेक है देखना एक बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आया हमारा? 24,000 आया। अब उसने पूछी है हमसे कुल बिक्री, तो 10,000 रुपए की बिक्री तो ये हो गई और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री होगी 24,000 की, तो टोटल बिक्री होगी 24,000 और 10,000 यानी 34,000। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, टोटल बिक्री 34,000। बताओ समझ आया? कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है यदि आयकर 17% बढ़ जाए तो शुद्ध आय जो है वो 3% कम हो जाती है, तो आयकर की दर बतानी है। तो देखो आसान तरीका तो इसका यह है ट्रिक वाला कि कितने % इनकम कम हुई है? 3%। और 17 + 3 कितना हो जाएगा? 20। और परसेंटेज के लिए हो जाएगा इंटू 100। 20 पंजे 100 और 5 थी 15, तो 15% जो थी उसकी इनकम टैक्स की रेट थी। हमारा सी आंसर आ जाए। ठीक है, अब आपको अगर समझना है कि कैसा हुआ तो आप थोड़ा सा एक चीज समझ लो कि आपकी इनकम थी 100 रुपए, मान लो आपकी इनकम 100 रुपए थी और आपने वहां पर टैक्स दे दिया मान लो 20 रुपए का। ठीक है, आपने वहां पर 20 रुपए का टैक्स दे दिया, तो जो नेट इनकम हुई, अब नेट इनकम कौन सी होती है? जो टैक्स पे करने के बाद आती है। तो नेट इनकम कितनी हो गई आपकी? 80 रुपए हो गई। ठीक है, अब आपकी इनकम 100 रुपए है लेकिन टैक्स जो है वो 20 रुपए से 25 रुपए हो गया, टैक्स अब 5 रुपए बढ़ गया, तो अब नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 75 रुपए हो जाएगी। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि देखो कितने रुपए टैक्स बढ़ा? 5 रुपए। और नेट इनकम कितने रुपए कम हुई? यानी जितना टैक्स बढ़ेगा रुपए में उतनी रुपए में इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स की, और हम बात कर रहे हैं नेट इनकम की। ठीक है, अब हमने कहा टैक्स जो है 17% बढ़ गया, तो कितने रुपए बढ़ गया? टैक्स गुणा 17/100 इतना बढ़ गया। ठीक है, और उसकी जो इनकम है वो 30% कम हो गई, तो जो नेट इनकम है वो 3% निकाल दो उसका, इतनी कम हो गई होगी।
तो ये रुपए वाली वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। अब मैं अगर यहां से टैक्स बटे नेट इनकम निकाल लूं, टैक्स बटे नेट इनकम, तो वो कितना हो जाएगा 3/17। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, टैक्स था 3 रुपए का, टैक्स घटाने के बाद कीमत आई 17 रुपए, तो उसकी इनकम कितनी होगी? यहां देखो, नेट इनकम 80 थी, टैक्स 20 रुपए का था, तो 80 + 20 इनकम 100 आ गई। इस इनकम पर तो लगता है टैक्स। तो नेट इनकम 17 है, टैक्स 3 रुपए का दिया होगा, तो 17 + 3 इनकम उसकी 20 रुपए ना होगी। अब 20 रुपए में से 3 रुपए का टैक्स दे दिया, तो टैक्स की रेट, टैक्स की दर कैसे निकालेंगे? 3 रुपए का टैक्स है, कितने रुपए पर? 20 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 20 × 5 100, 5 दिया 15%। ये तरीका हो गया, मेथड हो गया। बताइए समझ आया? या आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और शेष ने बी को। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने बी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो अब उसने कहा है ज्ञात करो यदि बी, कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो यदि बी जो है 750 वोटों से जीत गए। अब देखो समझो, पहले हम वोटों की संख्या मान लेते हैं कुछ। तो वोटों की संख्या, एक काम करो आप लोग, कि उसने कहा 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया था, बाकी बचे कितने? 3/5। ठीक है, तो हमने मान लिया चलो कि 100 वोट थे टोटल, तो 100 वोट में से ए और बी, ए को कितने वोट मिलने थे? 2/5, तो इसका 2/5 कितना हो गया? 40, और इसके 60। मतलब अभी चुनाव से पहले की बात चल रही है, जो आजकल गांव में अभी चल रहा है ना कि प्रधान जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो वाली कंडीशन चल रही है अभी कि प्रधान जी हम तुम्हारे साथ हैं। तो 2/5 लोगों यानी 40 लोगों ने कहा कि ए प्रधान जी हम तुम्हारे साथ हैं, 60 लोगों ने कहा बी हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बात नहीं, चुनाव का दिन आता है, उस दिन कहा 15% लोगों ने ए को वोट देने का जो वादा किया था तोड़ दिया। मतलब ए को 40 लोगों ने वादा करा था, इनका 15% कितना हुआ? 6। तो 6 लोगों ने वादा तोड़ दिया, मतलब 6 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 6 लोगों ने इसे वोट ना दिया होगा, तो 6 लोगों ने इसे तो वोट दिया होगा। भाई वादा तोड़ के दूसरे को तो वोट देंगे, 6 वोट यहां से कम होगा, 6 वोट वहां चले गए। अब क्या हुआ? और फिर बी ने 25% लोगों ने बी का वादा तोड़ दिया। अब बी के वोट कितने थे? 60 लोगों ने वादा करा था, 60 का 25% कितना हो गया? 15। तो 15 लोगों ने वादा यहां तोड़ दिया, तो इसके 15 वोट कम हो गए, तो इसके 15 वोट बढ़ गए। तो अब रिजल्ट निकाल लो, क्योंकि टोटल वोट तो 100 के 100 ही रहेंगे भाई, जितने वोट हैं उतने ही तो रहेंगे, है ना, ज्यादा तो बढ़ेंगे नहीं। तो 40 और 15 55, 55 - 6 यानी 49 वोट तो मिले बेचारे ए को, और 60 15 45 और 6 51 वोट मिले बी को। तो कौन जीत गया? बी। कितने वोटों से? 1 यूनिट से, सॉरी 2 यूनिट, 2 यूनिट। और वोटों से कितने से जीता? 750। 1 यूनिट बराबर 375। अब उसने क्या पूछा है? वोटों की कुल संख्या। वोटों की कुल संख्या 100 थी, तो 100 यूनिट बराबर 37,500। बताओ, है बढ़िया क्वेश्चन? नहीं दमदार? पढ़ने में ना, इसे कम से कम पढ़ने और समझने में 2 मिनट लग जाए तो बात ही बेकार है। चलिए, तो समझ आया कितने आसान तरीके से कर लिया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गेहूं के मूल्य में 6 से ही 1/4% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 135 रुपए में 1 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य बताना कराया था मैंने। तो 6 से ही 1/4% का पहला फ्रैक्शन बना लो, 1/8, 1/16, 6 चौक 24 1 25, 25 चौक 16, हाँ 1/16 आएगा। तो कमी हुई है रेट में। तो अगर मैं बात करूं रेट की बात, तो मूल्य जो था वो पहले कितना था और बाद में कितना हो गया था? तो पहले था 16 और कमी हो गई है 1 की, तो बाद में कितना मूल्य हो गया? 15। ये बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, उसके पास तो 135 रुपए हैं,
रेट बढ़े या घटे उसके पास 135 रुपए हैं। अब एक बात बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 रुपए हैं, आप सामान लेने के लिए गए, अब रेट बढ़ गया, तो जब रेट बढ़ेगा तो वस्तुएं कम मिलेंगी, और अगर रेट कम हो गया तो वस्तुएं ज्यादा मिलेंगी। तो ये एक दूसरे के उल्टे हुए। इसका मतलब है जो मूल्य है और जो क्वांटिटी है यानी मात्रा, अगर खर्च आप कल भी उतना ही कर रहे थे, कल को भी उतना ही करोगे, आज भी उतना ही कर रहे हो, खर्च बराबर कर रहे हो, तो मूल्य और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मात्रा का जो अनुपात हो जाएगा वो 15:16 हो जाएगा। ये बताओ मुझे बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने भी एक क्वेश्चन करवाया था आपसे, मैंने मूल्य का फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे लिखते हैं, रुपए बटे किलोग्राम, ये लिखवाया था। हमने कहा रुपए आपके पास बराबर हैं, तो देखो मूल्य और किलोग्राम यानी मात्रा एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो वही हमने कर दिया। ठीक है, चलिए अब उसने कहा 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। देखना, पहले 15 यूनिट खरीद रहा था, बाद में 16 यूनिट खरीदने लग गया, तो 1 यूनिट ज्यादा खरीदने लग गया। और वैसे कितना खरीदने लग गया, 1 किलो, तो 1 यूनिट 1 किलो के बराबर है। उसने पूछा प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर 15 किलोग्राम। भाई 1 यूनिट 1 किलोग्राम के बराबर, 15 यूनिट 15 किलोग्राम के बराबर है। उसने हमसे प्रारंभिक मात्रा पूछी है ना, तो पहले वो 15 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा होगा, कितने रुपए में, 135 रुपए में। और मूल्य हम रेट कैसे लिखते हैं, ऊपर रुपए लिखते हैं, तो रुपए कितने हैं, 135, और नीचे मात्रा से 9 बार, तो 9 रुपए प्रति किलोग्राम क्या होगा, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हमसे अंतिम मूल्य पूछता वो, तो हम फाइनल वाली वैल्यू निकालते, तो 16 यूनिट मतलब 16 किलोग्राम, तो वो व्यक्ति 135 रुपए में 16 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा होगा बाद में, तो बाद का रेट कितना आ जाता है, 135 बटे 16। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट है कि 3 परिवारों की कुल आय जो है वो 72,000 रुपए है, और उनके व्यय जो है क्रम से 80%, 85% और 75% है। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है, तो दूसरे परिवार की आय कितनी है? देखो, जैसे एक परिवार ए है भाई, एक परिवार ए है, एक परिवार बी है और एक परिवार सी है। ठीक है, अब उसने कहा 80% ए वाले परिवार ने क्या कर लिया, खर्च, और बाद में बात चल रही है बचत की। तो जब ए ने 80% खर्च कर लिया, तो ए के पास कितना बचा, 20% ही तो बचा, तो ये ए की बचत हो गई। बी ने 85% खर्च कर लिया, तो 15% बी की बचत हो गई। और सी ने 75% खर्च कर लिया, तो सी की बचत कितनी हो गई, 25%। ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो ये ए की, बी की और सी की बचत हो गई। अच्छा, उनकी बचत का अनुपात है 8, 9, 20, तो मैं कहूं ए की बचत कितनी है, 8 है, बी की बचत कितनी है, 9 है, और सी की बचत कितनी है, 20 है। अब हम यहां से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ए की इनकम ए है, बी की इनकम बी है और सी की इनकम सी है। तो अगर मैं सॉल्व करूं, 20 चौक 80 और 4 अट्ठे 32, तो ए का रेशियो तो आ गया 32 इनकम का, बी का कितना आ गया, 15 छक्का 90 60, सी का कितना आ गया, 25 चौका 100 80। बताओ, ये उनकी इनकम का रेशियो आ गया। इसे थोड़ा और भी छोटा करना चाहो तो हम इसे 4 से भाग कर सकते हैं, 4 से 8 बार, 4 से 15 बार और 4 से 20 बार। ये उनकी आय का अनुपात आ गया 8, 15, 20। और उसने कहा कि सभी की इनकम थी टोटल कितना, 72,000। तो हमारे हिसाब से इनकम कितनी हुई, 15, 8, 23 और 20 कितना हुआ, 43। गलती हो गई, यहाँ में कर दिया आपने, बी वाले में, बी वाले में 15 छक्का 90, नहीं सही है, 900 बटे 15 आएगा ना, सही है, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20% ही तो करता है खर्च, 80% खर्च करता है, तो 20% बचाएगा, 15% बचाएगा, 25% बचाएगा। 8, 9 और 20 अनुपात था इनका, 8, 9, 20, तो 8 चौक 32 हो गया, और 60 हो गया, और 80 हो गया। 4 अट्ठे 32, 4 से 15, 4 से 20, 15, 8, 23 और 20 43। डिजिट में कोई चेंज है क्या? एक गलती हो गई भाई, 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40,
देखो कहाँ गलती हुई है। 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40। 4 से भाग करेंगे 10, 4 से 15, 4 से 20। ठीक है, तो टोटल जो इनकम हुई वो कितनी हुई यहाँ से? 35 और 10 45, 45 यूनिट। जबकि टोटल कितनी है? 72,000। तो 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 1 यूनिट बराबर 5 से 16 यानी 1600। 1 यूनिट बराबर 1600 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछा उसने? दूसरे परिवार की आय। तो दूसरे परिवार की आय जो है कितनी है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 0, 15 15 225 और 240। तो दूसरे परिवार की इनकम कितनी आ जाएगी? 24,000। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या तीसरे में पूछता 30 का? बिल्कुल बिल्कुल, 10 कर देते पहले का, दूसरे का 20 है और तीसरे का टोटल 72,000 आ जाएगा। समझ आया? चलिए, ये कंडीशन समझनी थी थोड़ी सी, है ना। वो उसने 20% खर्च कर लिया, 80% खर्च कर लिया तो 20% बचा, जबकि बचत कितनी है? 8। तो ए का 20% बराबर 8 रख दिया, है ना। ये चीज समझनी थी। चलिए नेक्स्ट है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले, ये बताना है। अब देखो, जैसे ए का संबंध बी से, बी का सी से, सी का डी से है, तो पहले आप ये देखो कभी भी ऐसी कंडीशन में कि हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ने अंक किसके दे रखे हैं। उसने कहा डी को 320 अंक मिले, तो हम यहाँ डी को ही लिखते हैं और डी से ही चलेंगे। अब डी को जब 320 अंक मिले होंगे और डी से संबंध किसका है? सी का, सी को डी से 25% अधिक मिले। ठीक है, सी को जो है डी से 25% अधिक अंक मिले, तो सी को कितने मिले होंगे? 320 गुणा 125/100। डी को 320 मिले और उसने कहा सी को डी से 25% ज्यादा मिले, तो डी से 25% ज्यादा ये हो गए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। तो सी को कितने अंक मिले? 400। ठीक है, अब सी का संबंध बी से देखो। उसने कहा कि बी को सी से 10% कम मिले, बी को जो मिले हैं सी से 10% कम, सी को मिले 400, तो 400 से 10% कम यानी 90/100। 9 चौक 36, 360 अंक मिले, ये बी को मिले। ठीक, फिर कहा ए वाली कंडीशन, ए को बी से 25% अधिक मिले, तो ए को जो मिले हैं वो बी से 25% अधिक, तो 360 गुणा 5/4 कर दूं 125/100, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 4 9 36 और 9 पंजे 45, तो ए को अंक मिले 450। और उसने हमसे क्या पूछा है कि ए को कितने अंक मिले, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 450 अंक। बताइए, समझ आया? चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और आपको क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगे होंगे और बड़े एग्जाम को सोचते हुए, एग्जाम के अप्रोच को सोचते हुए क्वेश्चन भी मैंने अच्छे खासे रखे हैं आपको, इतने आसान क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ठीक है, जो एसआई में आने लायक क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी वीडियोस में से क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। ठीक है, चलिए, कल का हमारा जो टॉपिक है वो है भैया प्रॉफिट एंड लॉस। इसको पढ़ के आना थोड़ा सा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब एक ही साथ पढ़ लेंगे, लाभ हानि और बट्टा। तो कल का टॉपिक हमारा ये होगा, इसको थोड़ा सा पढ़ के आना, समझने में आसानी होगी, वरना मैं तो आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।